अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वीक 14 के न्यूमेरिकल एनालिसिस में वीडियो क्लिप 2 के साथ हैं। वीडियो क्लिप 1 में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्टिमल जो सोल्यूशन निकला था वो z इज इक्वल टू 66 निकला था और इसमें x2 11 और s2 16 s3 35 था। अब हम इसको फर्दर लेके आगे चलते हैं। हमारे पास ये उस वक्त तक सिंपलेक्स मेथड चलता रहता है कि जब तक कि आपके पास लास्ट रो में मौजूद मोस्ट नेगेटिव एंट्री पाई जाती है। कोई ना कोई नेगेटिव एंट्री है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इस वक्त आपके पास -10 मोस्ट नेगेटिव एंट्री के तौर पे पाया जा रहा है। तो इस वजह से आपके पास जो x1 वेरिएबल है, ये नेक्स्ट वो वेरिएबल है जो कि अब आपके पास लोड कंटेन करेगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, और इसके ऊपर जो लोड शिफ्ट करेगा वेरिएबल वो अभी हम बाय रेशो डिसाइड करेंगे। तो इस वक्त आपके पास एंटरिंग वेरिएबल x1 है, डिपार्टिंग वेरिएबल को अब अभी हम चूज करते हैं। तो इसको पहले की तरह ही हम स्प्लिट में ले जाते हैं। तो जरा देखिएगा, अब आपके पास ये देखें, मोस्ट नेगेटिव एंट्री -10, entering variable x1 decided. Now we have to take ratios between B column and the pivot column to find out the minimum positive ratio, to identify the departing variable among x2, s2 और s3। देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो निकालने के लिए 11 डिवाइडेड बाय -1, ये तो वैसे ही नेगेटिव रेशियो आ गई, कंपटीशन से आउट हो गई। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, फिर 35 डिवाइडेड बाय 7 5। अब ये देखें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो थर्ड आ रही है आपके पास, 35 डिवाइडेड बाय 7 5, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो 5 है। तो इसके सामने वाला कॉलम जो है S3 वेरिएबल, सब सामने वाली रो, इस रो के सामने जो वेरिएबल लिखा हुआ वो है S3। S3 इसका मतलब डिपार्ट हो रहा है और x1 एंटर हो रहा है। अब x1 उठेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा S3 की जगह पे। तो अब हम जो है नेक्स्ट इस पे रो ऑपरेशंस करेंगे। तो अब ये देखें, ये पिवट डिसाइड हुआ है। कैसे? ये एंटरिंग वेरिएबल का कॉलम, ये डिपार्टिंग वेरिएबल की रो, दोनों का इंटरसेक्शन 7 पे हुआ। इसका मतलब 7 डिक्लेयर हो गया आपके पास एज एन पिवट एंट्री। सबसे पहले पिवट एंट्री की जगह पे 1 करेंगे हम, और फिर उस 1 की बेस पे बाकी रोज में इसी कॉलम में जीरोस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब इसके रो ऑपरेशन जो बनेंगे वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले रो 3 S3 जो है उसको 7 से डिवाइड किया, ये देखें। उसके बाद जो रो ऑपरेशन है, जब ये 1 हो जाएगा तो उसके रो ऑपरेशन क्या बनेंगे, R1 प्लस R3, इधर 1 होगा क्योंकि इस कोफिशिएंट को R1 जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, इसके कोफिशिएंट को R3 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये इस फॉर्मूले का माइनस और इस कोफिशिएंट का माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो R1 प्लस R3। इसी तरह रो 2 के लिए ऑपरेशन डिसाइड होगा, ये R2 माइनस 2R3, R2 माइनस 2R3। रो 4 के लिए R4 प्लस 10R3। तो आए अब देखते हैं ये रो ऑपरेशन। सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। सबसे पहले, अब क्योंकि आपने रो 3 सबसे पहले अपग्रेड कर लें, रो 3 का ऑपरेशन, तो रो 3 को अपग्रेड कर लेंगे। सबसे पहले सिर्फ रो 3 लिख लेंगे। तो आए देखते हैं रो 3 कैसे लिखी जाएगी। इसमें इसको आपके पास तरीकेकार ये है, इसको आप लिख लें अल्फा A डिवाइडेड बाय 7 और इसको कैलकुलेट कर लें। ये देखें, इधर 7 से डिवाइड होगा, ये तो 1 बन जाएगा। 0 डिवाइड बाय 7 0 ही रहेगा।
-5/7, ये 0 ऐसे रहेगा, ये 1/7 और 35/7 5 बनेगा। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी रो ऑपरेशन की। ओके, अब हम देखते हैं बाकी रो ऑपरेशंस क्या थे। बाकी रो ऑपरेशन को हम लिख लेते हैं, ये हमने लिखे हुए थे। अब है आपके पास अल्फा ए प्लस अल्फा सी। ए प्लस सी मैंने कहां से लिखा है, R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 कॉलन, फिर R2 माइनस 2R3 अल्फा बी माइनस 2 अल्फा सी, फिर कॉलन R4 मीन्स D प्लस 10C, सारे के सारे रो ऑपरेशन हमने लिख लिए। आ जाए, अब बस ये ख्याल रखिएगा क्योंकि हमने R3 अपग्रेड की थी तो R3 का कोएफिशिएंट हम यहां से लेंगे इस रो से। तो चलते हैं जनाब, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, -1, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 इसी रो से लेना है हमने। बी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू -10। ये देखें 0, ए प्लस सी पहली रो का ऑपरेशन था 0, बी -2c दूसरी रो का ऑपरेशन था 0, डी प्लस 10c लास्ट फोर्थ रो का ऑपरेशन था 0। सही आया, आगे चलते हैं। अब आपके पास ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू यहां पे नहीं यहां पे देखेंगे। अब सी की वैल्यू 0 है, जब सी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है ये इस पूरी की पूरी कॉलम में कोई तब्दीली नहीं करेगा क्योंकि सी आपके पास वो रो थी जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। तो इसलिए हम आगे चलते हैं, इनको पास कर देते हैं हम ऐसे ही, और दोबारा से ए की वैल्यू नेक्स्ट में। तो S1 की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5/7, बी की वैल्यू -1, डी की वैल्यू 6, अब ये देखें पहला आंसर है 2/7 ये रहा, उसके बाद सेकंड आंसर 3/7 ये रहा, लास्ट आंसर -8/7 ये रहा। और इसी तरह ही आप इसके बाकी रो ऑपरेशंस, अब देखें इधर अगेन C0 है, इस पूरे कॉलम में कोई तब्दीली नहीं होगी। इधर आपके पास C आपके पास 1 है, इधर 1/7 है C, तो इसकी वजह से इस कॉलम में चेंजेस होंगी। अब इस कॉलम को हम पुट अप करेंगे, तो अब A की वैल्यू यहां पे आपके पास क्या है 0, C की वैल्यू 1/7, B की वैल्यू 0, D की वैल्यू 0, A प्लस C 1/7 ये रहा, B -2C -2/7 ये रहा, D प्लस 10C 10/7
ये रहा। अब इसी तरह लास्ट रो जो है इसको भी देख लेंगे। ए की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 16, और डी की वैल्यू 66। ये देखें 16, 6, 116। एक मिनट, इसमें जरा शायद कोई मिस्टेक है, जरा देख लेते हैं इसको दोबारा। ये वैल्यू ठीक है, हम जरा इसको इधर एडिट करते हैं। इधर आपके पास टाइपिंग मिस्टेक है, ये 116 है, 116। तो ये आपके पास, अब आपके पास ये z की नई वैल्यू आपके पास सामने आ चुकी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एंट्री अभी भी मौजूद है, -8/7। तो अब इसको हम अपग्रेड करेंगे, अगेन इसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ। अच्छा जनाब, तो अब हमारे पास हमने इस जो है मैट्रिक्स पे हमने जो है अपने इस टेबल पे हमने अपनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट नेगेटिव एंट्री मिल गई है हमें लास्ट रो में। ये है -8/7। तो -8/7 अगर मैं मोस्ट नेगेटिव एंट्री देखूं तो इसका मतलब है कि S1 जो है वो डिसाइडेड है एज एन एंटरिंग वेरिएबल, और यहाँ पे अब डिपार्टिंग वेरिएबल के लिए हमें B से रेशो लेनी होगी। तो अब रेशोज देखते हैं हम। रेशो आपके पास आएगी 16/2/7, ये आपके पास 56 बनता है। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 3/7 14 बनता है, और 5/-5/7 ये क्योंकि नेगेटिव है, ये कंपटीशन से आउट हो जाएगा। ये चाहे आप फाइंड आउट ना भी करें, कोई इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने वैसे लिख दी है, लेकिन आपको वैसे लिखने की भी बेशक जरूरत नहीं है, अगर ना भी लिखेंगे तब भी सही है। तो अब इन दो रेशोज में देखें तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशो क्या है, 14। तो 14 रेशो जो आई है आपके पास, ये 6/3/7 से आई है। इसका मतलब S2 डिपार्टिंग वेरिएबल बनेगा, S1 एंटर होगा, S2 डिपार्ट होगा। एक चीज याद रखें कि जरूरी नहीं कि सिलेक्ट वेरिएबल अगर आपके पास डिपार्ट हो जाए तो दोबारा एंटर नहीं हो सकता। अब S1 पहले डिपार्ट हो चुका था, लेकिन देखें S1 दोबारा एंटर होने की पोजीशन में आ चुका है। अब S1 एंटरिंग वेरिएबल है और S2 डिपार्टिंग वेरिएबल है। S1 एंटरिंग वेरिएबल और S2 डिपार्टिंग वेरिएबल डिसाइड हो चुका है। अब हम जो है सबसे पहले इस रो में S2 जो है, S2 वाली रो में 3/7 से डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी रो को, और हमारा जो है ये नया आपके पास कॉलम जो है, नया टेबल जो है ये डिसाइड हो जाएगा। ये आपके पास S2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, S1। ठीक हो गया, और एंटरिंग वेरिएबल S1, और ये एंटर हो चुका, अब S2 की जगह पे आ चुका। अब आपके पास रो ऑपरेशंस डिसाइड करने हैं। अब रो ऑपरेशन में S2 की जगह पे देखें, रो ऑपरेशंस आपको डिसाइड करने आते हैं। सबसे पहले S2 को हमने 3/7 से डिवाइड किया था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7/3 से, एक ही बात है। 3/7 से डिवाइड कर दें या 7/3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो ये R2 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद R1 पे रो ऑपरेशन करने के लिए R1 - 2/7 R2। इसी तरह R3 + 5/7 R2 + 5/7 R2, और R4 + 8/7 R2। R2 रो ऑपरेशन कर रही है और R4 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। R2 रो ऑपरेशन कर रही है और R3 पे परफॉर्म हो रहा है, और इसी तरह R2 रो ऑपरेशन कर रही है और R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब इन्हीं ऑपरेशन को सबसे पहले हम लोग अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं।
ये R2 वाली जो वैल्यूज हैं ये आप लोग डिवाइड कर चुके हैं खुद ही, और अब मैं जो बाकी रिमेनिंग ऑपरेशन जो है उनको लिख रहा हूं। ये बन गया आपके पास अल्फा ए माइनस 2/7 अल्फा बी कॉलन अल्फा सी प्लस 5/7 5b, इस तरह लिखा 5b/7 भी लिखा जा सकता है, कॉलन अल्फा डी प्लस 8b/7। ये सारे के सारे रो ऑपरेशन जो है हमने लिख लिए हैं। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। बस ये ख्याल रखेंगे कि आपके पास जो R2 की वैल्यू है ये अब नेक्स्ट टेबल से आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले अब A की वैल्यू आप सबसे पहले ये देख लें कि क्या आया कि S2 जो कि एंटर हुआ आपके पास, S2 जो कि डिपार्ट हुआ है और S1 एंटर हो रहा है, क्या S1 की फर्स्ट कॉलम में एंट्री 0 तो नहीं है, जो कि 0 है। तो पहला कॉलम एज इट इज, सेम दूसरे कॉलम भी एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ गया क्योंकि ये एंट्री 0 है। थर्ड कॉलम से हमारी ऑपरेशंस परफॉर्म होना शुरू होंगे। तो ए आपके पास इसमें क्या है 2/7, बी आपके पास क्या है 1, सी आपके पास क्या है -5/7, और इसी तरह डी आपके पास क्या है, डी आपके पास है -8/7। ये देखें 0, पहली आपके पास S1 कॉलम में देखें ये 0 हो गया। सारे S1 में से क्लिक हो गए थे, ये 0। अब ये सी वाला देखें थर्ड कॉलम, ये भी 0 आया, और इसी तरह डी ये भी 0। तो ये सारे के सारे 0 हैं। अब आ गया आपके पास आपका नेक्स्ट कॉलम। इन्हीं दो ऑपरेशंस के तहत अब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 7/3, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू भी 0। -2/3 -2/3 माइनस उसके बाद ये 5/3 और उसके बाद ये 8/3। तो ये आपके पास ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू आपके पास 7/3 थी। ओके, और सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 0, ये बना -2/3। तो ये इधर -2/7 लिखा हुआ गलती से, इसको -2/3 कर देते हैं जी। ठीक हो गया। अब आपके पास बाकी सारी वैल्यूज ठीक हैं, 5/3 और ये 8/3। अब आपके पास
ए की वैल्यू नेक्स्ट में 1/7, डी की वैल्यू -2/3, सी की वैल्यू 1/7, और इसी तरह आपके पास डी की वैल्यू 10/7। ये आपके पास 1/3, -1/3 एंड 2/3। बी वाले कॉलम की वैल्यूज, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू आपके पास 116। ये देखें आपके पास, ये शायद फिर कोई मिस्टेक हम कर गए हैं। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू हमने यहां से लिखनी है 14। ये देखें, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 116। ये आपके पास 12 पहली वैल्यू, 15 ये वैल्यू आई, 132 जी की वैल्यू। अब अगर गौर से देखें तो लास्ट रो में इस वक्त कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है, तो इस वक्त आंसर हमारा जो है x1 15 है, x2 12 है। x1 15, x2 12, s1 14, s2 और s3 जो है 0 0। इन पे जो हमारे कॉस्ट फंक्शन g की वैल्यू आएगी वो 132 होगी और वो मैक्सिमम होगी। 15 एंड 12, 14 s1 की, s2 और s3 0 0। इस पे आपके पास बेशक आप इसमें कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू पुट अप करके देख लें, आपका आंसर 132 आएगा। ये अब आपकी मैक्सिमाइजेशन हो चुकी है। आंसर आपके पास 15 एंड 12 है और आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आई है वो 132 है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।